अराजकतावाद अनार्किज्म साधारण बोलचाल की भाषा में अराजकता का आशय लूट-मार, हत्या, अव्यवस्था आदि से लिया जाता है। परंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण से अराजकतावाद की अवधारणा इससे इससे पूर्णतः भिन्न है। वस्तुतः यह प्रत्येक प्रकार के प्राधिकार अथॉरिटी का शासन का विरोध करता है, परंतु इसका आशय व्यवस्था के अभाव से न होकर प्राधिकार या दबाव के अभाव से है। अर्थ एवं परिभाषा अराजकतावाद अंग्रेजी के एनार्किज्म का हिंदी रूपांतरण। अनार्किज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका आशय है शासन का अभाव। अतः अराजकतावाद को एक ऐसी विचारधारा कहा जा सकता है जो राज्य तथा प्रत्येक प्रकार की अधिकार शक्ति का न केवल विरोधी है बल्कि उसका पूर्ण उन्मूलन करना चाहता है। यह शासन सत्ता के सभी प्रकारों को अनावश्यक एवं अवांछनीय मानता है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में एक विचारधारा के रूप में अराजकतावाद प्रत्येक किस्म के प्राधिकार अथॉरिटी को अस्वीकार करता है और यह मानता है कि मनुष्य की सामाजिक प्राकृतिक प्रवृत्तियों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब समाज का संगठन ऐच्छिक सहयोग एवं स्वतंत्रता के आधार पर होगा। व्यक्तिवाद जहाँ राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, वहीं अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। अर्थात अराजकतावादियों के अनुसार राज्य अनावश्यक भी है और बुराई है। इनके दृष्टिकोण से राज्य एक दमनकारी यंत्र है जो व्यक्ति के स्वाभाविक स्वतंत्र विकास में बाधक है। जी.डी.एच. कोल के अनुसार अराजकतावाद एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में एक सामाजिक संगठन के उन सभी रूपों के पूर्ण विरोध से शुरू होता है जो बाध्यकारी सत्ता पर आधारित होते हैं। एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से है जिसमें से बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका है। हक्सले के अनुसार अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शासक होगा। अराजकतावाद के प्रमुख विचारक प्रिंस कोपाटकिन के अनुसार अराजकतावाद जीवन का वह प्रमुख सिद्धांत है जिसमें शासन विहीन समाज को आदर्श माना जाता है। इस रूप में यह एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें शासन विहीन समाज की कल्पना है, जहाँ व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और जीवन तथा आचरण के नियम उस पर बाहर से आरोपित नहीं किए गए हों। नंबर 2, समाज में सहयोगी एवं परस्पर सामंजस्य के द्वारा संगठन बनेंगे जो स्वयं संचालित होंगे, उस पर किसी बाह्य सत्ता का नियंत्रण न हो। इस प्रकार अराजकतावाद राज्य एवं राज्य से संबंधित उन सभी संस्थाओं का विरोध करता है जो व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक विकास अराजकतावाद एक प्राचीन विचारधारा मानी जाती है। ग्रीक दर्शन में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्टोइकों ने इसका समर्थन किया था। इनका यह मानना था कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल ऐसी सामाजिक परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार कर सके। वर्तमान युग में अराजकतावादी विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी से होता है। इससे संबंधित प्रमुख विचारक हैं। नंबर 1, विलियम गॉडविन, ब्रिटेन में अराजकतावाद के प्रबल समर्थक। वैयक्तिक संपत्ति या निजी संपत्ति के प्रबल विरोधी। राज्य एक नैतिक बुराई है। व्यक्ति स्वभाव से विवेकयुक्त एवं न्यायप्रिय है, परंतु राज्य एवं निजी संपत्ति व्यक्ति के स्वभाव को दूषित करते हैं। नंबर 2, प्रूधो, फ्रेंच विचारक, निजी संपत्ति के प्रबल विरोधी। राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाधक। राज्य उत्पीड़न व शोषण का साधन। पारस्परिक सहयोग पर आधारित समाज व्यवस्था की बात। नंबर 3, बाकुनिन, क्रांतिकारी अराजकतावादी, आवश्यकता होने पर हिंसा और क्रांति के भी प्रयोग के समर्थक। राज्य एवं पूंजीवाद के प्रबल विरोधी। धर्म के विरोध की बात। मार्क्स के समरूप विचार। नंबर 4, क्रोपाटकिन, रूसी विचारक, क्रांतिकारी अराजकतावाद के समर्थक। राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति, पूंजीवाद एवं धर्म का विरोध। अन्य विचारक। नंबर 5, टॉल्स्टॉय। नंबर 6, महात्मा गांधी। नंबर 7, गांधी पर प्रभाव। 8, विनोबा भावे। नंबर 9, जयप्रकाश नारायण। अराजकतावाद का प्रमुख उद्देश्य। अराजकतावाद का लक्ष्य या उद्देश्य उन सभी संस्थाओं से मुक्ति प्राप्त करना है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोधी या बाधक। इस संदर्भ में प्रधानतः 3 प्रकार के सत्ता स्रोतों से मुक्ति की बात उभर कर सामने आती है। नंबर 1, मनुष्य के उत्पादक के रूप में पूंजीवादी दासता से मुक्ति। नंबर 2, मनुष्य को नागरिकों के रूप में राज्य की दासता से मुक्ति। नंबर 3, आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित धार्मिक सत्ता के प्राधिकार से मुक्ति। इस प्रकार अराजकतावाद का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक विभिन्न संस्थाओं को समाप्त कर उनके हस्तक्षेप और शोषण से व्यक्ति को मुक्त कर उनके स्वतंत्र नैतिक विकास का रास्ता प्रशस्त करना है। अराजकतावादी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन। अराजकतावाद के अंतर्गत आदर्श समाज की स्थापना हेतु 2 प्रकार के साधन दिखाई देते हैं। नंबर 1, क्रांतिकारी साधन। नंबर 2, शांतिपूर्ण साधन।
इस रूप में अराजकतावाद के दो वर्ग हो जाते हैं। नंबर 1 क्रांतिकारी अराजकतावादी, समर्थक बाकुनिन, क्रोपाटिन इत्यादि। नंबर 2 विकासवादी या अहिंसक अराजकतावादी, समर्थक टॉल्स्टॉय, गांधी आदि। अराजकतावाद के प्रमुख सिद्धांत या दृष्टिकोण। अराजकतावाद के सिद्धांतों को 4 शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। नंबर 1 मनुष्य के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। नंबर 2 राज्य के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। नंबर 3 पूंजीवाद के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। नंबर 4 धर्म के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। नंबर 1 मनुष्य के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। अराजकतावादियों के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण स्वभावतः सहयोगी व सद्गुणी होता है। वह विवेकशील है और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक से समझता है। परंतु राज्य, धर्म व पूंजीवादी उसे विकसित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वह अपने स्वभावानुसार स्वतंत्रतापूर्वक नैतिक विकास नहीं कर पाता। अतः मनुष्य की नैतिक प्रगति व उत्थान हेतु बाह्य नियंत्रणों को हटाना आवश्यक है। आलोचना। सभी बंधनों के हटने पर उच्छृंखलता, तानाशाही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत्स्य न्याय वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य में प्राकृतिक रूप से अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी रहती हैं, जिसकी उपेक्षा कर यहाँ मनुष्य के स्वभाव का एकांगी वर्णन किया गया है। नंबर 2 राज्य के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई, अननेसेसरी इविल है। ये राज्य के प्रत्येक रूप के विरोधी हैं, चाहे वह प्रजातंत्र ही क्यों न हो। अनावश्यक क्यों? अराजकतावादियों के अनुसार जिन कार्यों के लिए राज्य को आवश्यकता का अनुभव किया जाता है, उनके लिए वास्तव में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य के सभी क्रियाकलाप जैसे आंतरिक सुरक्षा, बाह्य आक्रमण से रक्षा, यातायात, संचार व शिक्षा की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, कृषि की उन्नति, कानून व न्याय वास्तव में किसी भी जनसाधारण के हित पूर्ति से तो संपादित नहीं हुई है। इनका उद्देश्य सत्ता शासक वर्ग के हितों का पोषण करना है तथा जनसाधारण के कार्यों पर नियंत्रण रखना है। अराजकतावादी के अनुसार यदि नागरिक परस्पर सहयोग से स्वैच्छिक संस्थाओं, वॉलंटरी एसोसिएशंस की स्थापना कर ले तो शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए किसी राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मनुष्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कुशलतापूर्वक संपादित कर सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वाभाविक सद्गुणी प्रवृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसका विकास होता रहता है। राज्य एक बुराई है। अराजकतावाद के अनुसार राज्य अनावश्यक होने के साथ साथ एक बुराई भी है। ये अवांछनीय व हानिकारक है। इसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1 राज्य द्वारा संपादित व्यवस्थाओं से व्यक्ति व समाज दोनों का सभी क्षेत्रों में अहित होता है। यह एक दोहरा अभिशाप है। इससे शासक वर्ग एवं शासित वर्ग दोनों का नैतिक पतन होता है। कोपाटकिन के अनुसार मनुष्य स्वभाव से विवेकी एवं सद्गुणी है, परंतु राजनीतिक सत्ता उसे अविवेकी, स्वार्थी, अत्याचारी, पदलोभी एवं अनैतिक बना देती है। दूसरी ओर राज्य शासितों के लिए भी अनैतिक है, क्योंकि उसमें दूसरों की इच्छा व उद्देश्य से बाधित होकर कर्म संपादन की बात की जाती है। इससे शासित वर्ग में बौद्धिक सद्गुणों एवं नैतिकता का स्वभाव विकास नहीं हो पाता है। क्रोपाटकिन कोई भी व्यक्ति उसी समय तक अच्छी तरह से रह सकता है जब तक कि उसे प्रभुता न दी जाए। नंबर 2 राज्य इस दृष्टिकोण से भी बुराई है। नंबर 2 राज्य इस दृष्टिकोण से भी बुराई है कि यह आर्थिक विषमता उत्पन्न करता है। राज्य ने प्रत्येक को अपना हिस्सा लेने से रोका है। यह पूंजीपति वर्ग को अधिकांश हिस्सा ग्रहण करने में मदद करता है। नंबर 3 गांधी के अनुसार राज्य कानून एवं दंड के भय से लोगों को सत्कर्मों के संपादन एवं बुरे कर्मों के हटने के लिए बाध्य करता है। इससे मानव का स्वतंत्र नैतिक विकास नहीं हो पाता है। उल्लेखनीय है कि गांधी स्वराज्य की बात करते हैं, इसका आशय अपनी आत्मा के अनुसार शासन करने से है। चूंकि आत्मा ईश्वरीय अंश है, अतः आत्मा के अनुसार कार्य करने पर कभी भी समाज में कोई कठिनाई या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। ऐसी स्थिति में राज्य की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। नंबर 4 राज्य इसलिए भी बुराई है क्योंकि यह शक्ति का प्रयोग कर विभेद को पैदा करता है। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य अस्वाभाविक है। राज्य के गठन के पूर्व भी समाजों का अस्तित्व रहा है। राज्य मनुष्य के मध्य स्वाभाविक सहयोग में बाधा डालकर शासक व शासित वर्ग का निर्माण कर देता है, अतः व्यक्ति के हित में इसका उन्मूलन आवश्यक है। संक्षेप में अराजकतावाद के अनुसार आधुनिक राज्य का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो स्वैच्छिक स्वतंत्र संगठनों द्वारा न किया जा सके, अतः राज्य अनावश्यक है। पुनः राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है। इस रूप में यह बुराई भी है। नंबर 3 पूंजीवाद के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। अराजकतावादियों के अनुसार पूंजीवाद संपत्ति का विभाजन असमान तरीके से होने का समर्थन करता है। पूंजीवादी मजदूरों को पूरी मजदूरी न देकर उनके श्रम का शोषण करते हैं। वे धन का उपयोग भोग विलास एवं अपव्यय भी करते हैं। इससे समाज में आवश्यक वस्तुओं की कमी भी होती है। इससे मनुष्य के आर्थिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 4 धर्म के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण। धर्म मनुष्य को ईश्वर पर भरोसा रखने का आदेश देता है। इससे मनुष्य की गरिमा व महत्व पर आघात होता है
तथा उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। वह परावलंबी एवं भाग्यवादी बन जाता है। धर्म जीवन में अंधविश्वासी एवं कपूर कल्पनाओं को स्थान देता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। साम्यवाद बनाम अराजकतावाद। साम्यवाद एवं अराजकतावाद ये दोनों विचारधाराएं प्रधानता 19वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। इन दोनों विचारधाराओं में कुछ पक्षों पर समानता है तो कुछ पक्षों पर विषमता भी है। इन्हें हम निम्न निम्न तथ्य बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। समानता, राज्य का विरोध। दोनों दोनों राज्यों को अहितकर, अस्वाभाविक, अनावश्यक, अनैतिक, शोषणकारी एवं स्वतंत्रता का दमन करने वाली संस्था मानते हुए इसकी समाप्ति पर बल देते हैं। परंतु दोनों के विरोध में मूल कारण में अंतर है। साम्यवाद राज्य का विरोध विशेषकर इस कारण से करता है क्योंकि वह पूंजीवाद का समर्थक है, जबकि अराजकतावाद राज्य को इसलिए समाप्त करना चाहता है क्योंकि वह राज्य मानव स्वतंत्रता का विरोधी है। नंबर 2, पूंजीवाद का विरोध। दोनों पूंजीवाद के विरोधी हैं। दोनों ये मानते हैं कि पूंजीपति मजदूर को उसकी मजदूरी का पूरा मूल्य न देकर उसके श्रम की चोरी द्वारा अपनी वैयक्तिक संपत्ति को बढ़ाता है। इसके शोषण के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। नंबर 1, पूंजीपति वर्ग। नंबर 2, श्रमिक वर्ग। इसलिए दोनों पूंजीपतियों का अंत कर ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां मानव शोषण की संभावना न रहे। नंबर 3, धर्म का विरोध। दोनों धर्म को अज्ञान व अंधविश्वास पर आधारित मानते हैं। इनके अनुसार धर्म असमानता, पूंजीवाद, अन्याय व शोषण का समर्थक है। यह व्यक्ति को भाग्यवादी व कर्मण्य बना देता है। मार्क्स धर्म को जनता के लिए अफीम कहते हैं, वहीं बाकुनिन धर्म को अंधविश्वासों का जनक व बौद्धिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने वाली व्यवस्था मानते हैं। इसलिए दोनों धर्म का विरोध करते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र का विरोध। दोनों प्रतिनिधिमूलक शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली का विरोध करते हैं। साम्यवादियों के अनुसार ऐसी प्रणाली में पूंजीपतियों का बोलबाला होता है। वे नोट देकर वोट खरीदते हैं तथा शासन सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर अपने हित व संरक्षण में कानून पास करवाते हैं। अराजकतावाद के अनुसार जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों को शासन संचालन संबंधी कोई जानकारी नहीं होती, अतः ऐसी शासन प्रणाली अनुपयोगी है, निरर्थक है। नंबर 5, साधन के संदर्भ में। बाकुनिन व क्रोपाटकिन जैसे अराजकतावादी साम्यवादियों के समरूप ही क्रांति द्वारा आदर्श समाज की स्थापना की बात करते हैं। अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों में अंतर। आधार। अराजकतावाद का आधार व्यक्ति है। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नैतिक विकास हेतु उसे समाप्त कर राजकीय बंधनों एवं कानूनों से मुक्त करना चाहता है। साम्यवाद का आधार समष्टि है। यह व्यक्ति की तुलना में समाज या समष्टि को प्राथमिकता प्रदान करता है। अराजकतावाद हित अराजकतावादी मानववादी है। इसमें मानव मात्र के हित की बात प्रमुख है। यह मानव मात्र की स्वतंत्रता, कल्याण और उन्नति पर बल देता है। साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के हित पर बल देते हैं। साम्यवादी वर्तमान समाज में पूंजीपति व सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को अपरिहार्य मानकर एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता, तानाशाहों को स्थापित करना चाहता है। शत्रु। इसका मुख्य शत्रु अराजकतावाद का मुख्य शत्रु राज्य व गौण शत्रु पूंजीवाद है। ये राज्य को तत्काल समाप्त करने के पक्षधर हैं क्योंकि ये सभी बुराइयों की जड़ है। साम्यवाद का मुख्य शत्रु पूंजीवाद एवं गौण शत्रु राज्य है। यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र एवं तानाशाही के रूप में राज्य को तब तक बनाए रखने के पक्षधर हैं जब तक कि पूंजीवाद व उसके सहायक तत्वों को पूर्ण रूप से समाप्त न कर दिया जाए। संक्रमणकालीन दौर के रूप में राज्य की व्यवस्था स्वीकार है। उद्योग। अराजकतावाद बड़े उद्योगों एवं व्यापक मशीनीकरण का विरोध करते हैं। गांधी कहते हैं कि इससे उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद का उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का प्रसार होता है, मनुष्य में यांत्रिकता का विकास होता है। साम्यवाद ये अधिक उन्नति हेतु बृहद उद्योगों एवं व्यापक मशीनीकरण की वकालत करते हैं। मानव प्रकृति। अराजकतावादी मनुष्य को स्वभावतः सहयोग, सहानुभूति एवं न्याय की भावनाओं से युक्त मानते हैं। ये नैतिकता के सार्वभौम एवं सनातन नियमों में आस्था रखते हैं। साम्यवादी सहयोग के स्थान पर वर्ग संघर्ष को सामाजिक विकास हेतु आवश्यक मानते हैं। इनके अनुसार न्याय व नैतिकता का कोई सनातन नियम नहीं है, ये परिवर्तनशील होता है। स्वतंत्रता। अराजकतावादी वैयक्तिक स्वतंत्रता के हिमायती हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। साम्यवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता के स्थान पर आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं। साक्ष्य स्वरूप स्टालिन ने व्यापक पैमाने पर वैयक्तिक स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन किया। दर्शन। अराजकतावाद भौतिकवादी दर्शन व द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को शाब्दिक आडंबर मानते हैं।
साम्यवादी भौतिकवादी दर्शन व द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास करते हैं। साधन, इसमें साधन के रूप में शिक्षा और प्रचार तथा आवश्यकता पड़ने पर हिंसात्मक क्रांति की स्थिति स्वीकार की गई है। क्रांतिकारी अराजकतावादी। साम्यवाद, साधन के रूप में हिंसा पर बल दिया गया। उपरोक्त मतभेदों के होते हुए भी इन दोनों को पूर्णतः परस्पर विरोध नहीं माना जा सकता। जैसा कि प्रोफेसर जोड का कहना है कि ये दोनों एक ही पूर्ण वस्तु के दो अर्धभाग हैं। वस्तुतः साम्यवाद ने अराजकतावाद के समाज के आदर्श को स्वीकारा है, जबकि अराजकतावाद ने साम्यवादी साधन को समानता स्वीकार किया है। इसीलिए प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जहाँ साम्यवाद समाप्त होता है, वहीं से अराजकतावाद शुरू होता है। व्यक्तिवाद बनाम अराजकतावाद। साम्यवाद के पहले व्यक्तिवाद में राज्य को आवश्यक बुराई कहा गया है, जबकि अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक बुराई के रूप में व्याख्यायित करता है। धर्मतंत्र में जहाँ राज्य दैवीय एवं अनिवार्य है, वहाँ अराजकतावाद के अनुसार राज्य मानव निर्मित, कृत्रिम एवं अनावश्यक है। आलोचना। नंबर 1, अराजकतावाद का लक्ष्य है राज्य एवं शासन का उन्मूलन, क्योंकि यह राज्य को बाध्यकारी शक्ति, दमन व शोषण के प्रतीक के रूप में मानता है। यह राज्य के कल्याणकारी पक्ष को नजरअंदाज करता है, जबकि राज्य व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे चिकित्सालय बनाना, शिक्षण संस्थानों का निर्माण, कृषि की उन्नति का प्रयास, सिंचाई की व्यवस्था करना, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना आदि। नंबर 2, राज्य ही देश की आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य आक्रमण से निपटने की व्यवस्था कर नागरिकों की रक्षा करने का प्रयास करता है। नंबर 3, अराजकतावाद जिस निर्वात स्वतंत्रता की बात करते हैं, वे उससे तानाशाही, मत से न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति पैदा होती है। नंबर 4, कानून स्वतंत्रता का संरक्षक है। अगर पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति व्यक्ति को मिल जाए, तो फिर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के लिए स्वतंत्रता हो सकती है। अतः सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन व शांति स्थापना हेतु राज्य का होना आवश्यक है। अरस्तू का भी कहना है, समाज द्वारा पूर्णता प्राप्त व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, परंतु वहीं जब कानून व न्याय से पृथक होता है, तब सबसे निकृष्ट हो जाता है। नंबर 5, अराजकतावाद मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण करता है। मनुष्य केवल सद्गुणों का ही नहीं, बल्कि दुर्गुणों का भी धारक होता है। यह कहना गलत है कि दुर्गुण राज्य के कारण पनपते हैं। वस्तुतः दुर्गुणों के पनपने में पारिवारिक परिवेश, सामाजिक संस्थाएं, माता-पिता के संस्कार, रीति-रिवाजों आदि का अधिक प्रभाव रहता है। नंबर 6, अराजकतावाद एक काल्पनिक एवं अस्पष्ट दर्शन है। अराजकतावादियों द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र समाज की रूपरेखा व उद्देश्य अस्पष्ट है। ये साधनों के संबंध में एकमत नहीं है। पुनः इनके साधन इतने प्रभावी एवं तर्कसंगत नहीं है कि उनसे स्वतंत्र समाज की स्थापना हो सके। नंबर 6, अराजकतावाद की उपरोक्त आलोचनाओं से स्पष्ट है कि यह एक काल्पनिक आदर्श है, जिसे व्यावहारिक रूप देना कठिन है। यही कारण है कि अब तक किसी भी देश में अराजकतावादी व्यवस्था को मूर्त या व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका है। महत्व। यद्यपि अराजकतावादी विचारधारा को किसी भी देश में साकारित नहीं किया जा सका है, इसमें कुछ मूलभूत कमियां हैं, फिर भी इस अवधारणा का महत्व है। नंबर 1, इस विचारधारा का महत्व एक ऐसे आदर्श या कसौटी के रूप में है, जिस पर वर्तमान जगत व उसकी विभिन्न संस्थाओं को कसा जा सकता है। नंबर 2, अराजकतावादी विचारधारा ने राज्य पूंजीवाद व धर्म के संबंध में उत्पन्न नकारात्मक पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और इन संदर्भों में मानवीय स्वतंत्रता व गरिमा को प्रमुखता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः अराजकतावाद एक राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा नैतिक व सामाजिक सिद्धांत अधिक है, जो राष्ट्रीय जीवन की बुराइयों एवं खतरों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर इसमें सुधार की प्रेरणा देता है। अमेरिका के प्रसिद्ध भाषा विश्लेषणवादी विचारक नोएम चॉम्स्की की भी अराजकतावादी विचारों से प्रभावित हैं। वे राज्य के मनमानी पर अधिकार का विरोध करते हैं। इसी संदर्भ में वे अमेरिका की नव साम्राज्यवादी नीति तथा सैन्य शक्ति संतुलन का विरोध करते हैं। वर्तमान दशक में विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन, उपभोक्तावाद, वैश्विक असमानता, शहरी विकास इत्यादि संबंधी अवधारणाओं में भी अराजकतावादी विचारों की उपस्थिति दिखाई दे रही है। परंतु 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के पश्चात एक बार फिर से राज्य के द्वारा संरक्षणकारी आर्थिक नीतियों की वकालत की जा रही है। समाजवाद समाजवाद सोशलिज्म। समाजवाद आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं में से है। इसने हमारे जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जैसे मूल क्षेत्रों के साथ साथ साहित्य, कला और दर्शन जैसे अमूर्त क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है तथा उन्हें नए मूल्यों से परिपूरित कर उन्हें नई दिशा दी है। समाजवाद शब्द का प्रयोग राजनीतिक दर्शन से लेकर श्रमिक आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता सभी के द्वारा किए जाने से इसे इसमें लोकप्रियता तो मिली, किंतु बहुप्रयोग से यह निश्चित एवं ब्रह्ममूल अवधारणा का रूप भी ले लिया। समाजवाद की इतनी शाखाएं और इतनी परिभाषाएं हैं कि इसकी कोई एक सही या सर्वमत परिभाषा देना कठिन है। इसीलिए कहा जाता है कि समाजवाद की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने समाजवादी हैं।
फिर भी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि समाजवाद राज्य के क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली का, धर्म के क्षेत्र में नास्तिकता एवं तटस्थता का, आध्यात्म के क्षेत्र में एक प्रकृतिवादी भौतिकवाद का, औद्योगिक क्षेत्र में जनवादी समष्टिवाद का, नैतिकता के क्षेत्र में साधन के महत्वपूर्ण एवं एक अनंत आशावाद का सूचक है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजवाद एक प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील दर्शन है जिसका गुण बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अपने स्वरूप में परिवर्तन करना है। समाजवादी विचारधारा के उदय का मुख्य कारण परंपरागत समाज एवं आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में निहित विसंगतियां एक दोष है एवं दोष है। समाजवाद व्यक्तिवाद एवं पूंजीवाद से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। इसे हम आर्थिक अव्यवस्थाओं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी मान सकते हैं। यह समाज में रहने वाले सभी वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का कड़ा विरोध करता है। इसका लक्ष्य है भूमि और पूंजी पर समस्त समाज का स्वामित्व, ताकि समाज के सभी वर्गों का अनुपातिक भाग सुनिश्चित किया जा सके। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानने वाला यह सिद्धांत आदर्श के रूप में समानता को प्रमुख मूल्य मानता है। विशेषताएं: समाजवाद उन प्रवृत्तियों का समर्थक है जो सार्वजनिक कल्याण की ओर अग्रसरित होते हैं। समाजवाद सार्वजनिक भलाई अथवा सामान्य जनकल्याण के लिए सभी नागरिकों के समान उत्तरदायित्व पर बल देता है। व्यक्ति की जगह समाज, समूह, समुदाय को महत्ता दी जाती है, अर्थात ये व्यक्तिवादी न होकर समष्टिवादी है। समाजवाद में समानता की धारणा सर्वोपरि है। यहाँ समानता का अर्थ है आत्म विकास के समान अवसर। इनकी ये मान्यता है कि समानता के बिना वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती, बिना स्वतंत्रता के सुरक्षा संभव नहीं है। समाजवाद समाज की एकता पर बल देता है। यह समाज को भीड़ या समूह मात्र नहीं मानता, अपितु व्यक्ति को समाज का ही अंग मानता है। ये व्यक्तिवाद की तरह प्रतियोगिता और ये व्यक्तिवाद की तरह प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा को प्रश्रय नहीं देता, अपितु सहयोग एवं सहभागिता को बढ़ावा देता है। समाजवाद का आदर्श है हर व्यक्ति को उसकी मेहनत उपयोगी श्रम के आधार पर पारिश्रमिक मिले। राज्य को कल्याणकारी संस्था मानता है तथा उसके अनुसार राज्य एक जनहितकारी सकारात्मक अच्छाई है। समाजवाद एक लौकिक, तार्किक, मानववादी अवधारणा है एवं एक पूर्ण जीवन पद्धति है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करके राज्य के स्वामित्व की बात करता है। दार्शनिक पृष्ठभूमि: समाजवाद को एक दर्शन, जीवन पद्धति एवं नैतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाजवाद व्यक्ति और समाज दोनों के आदर्शों का निरूपण करता है। समाजवादी विचारधारा के उदित होने के पीछे निम्न दार्शनिक मूल्य दिखाई देते हैं, जिनकी प्राप्ति समाज के सभी वर्गों के लिए सुनिश्चित करना था। नंबर 1, स्वतंत्रता, जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने सद्गुणों एवं व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करके व्यक्तिगत उत्कर्ष, मुक्ति या मोक्ष एवं समाज के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकता है। नंबर 2, समानता, प्रत्येक मनुष्य मूलतः समान है, अतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के समान अवसर सुलभ होने चाहिए। समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व है। नंबर 3, न्याय, समाजवाद के पीछे मुख्य प्रेरक तत्व न्याय की अवधारणा को तत्वतः और या मूल अर्थ में पाना भी है। नंबर डी, सहयोग की प्रवृत्ति एवं भेद रहित जीवन, क्योंकि इन विचारकों का मानना था कि दो व्यक्तियों के बीच प्राकृतिक स्तर पर वास्तव में कोई भेद नहीं होता। जो भी भेद द्रष्टव्य होता है वह बाह्य परिस्थितियों या समाज की देन होती है। नंबर सी, उत्कृष्ट जीवन, इसका आशय है कि व्यक्ति को उच्चतम गुणों से संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर निर्मित करना। उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए संघर्षों एवं चिंताओं से मुक्ति तथा जीवन में मूल्यों की विद्यमानता आवश्यक है। समाजवाद इसके लिए प्रयास करता है। नंबर एफ, मानववादी दृष्टिकोण, समाज का दृष्टिकोण मानववादी एवं परार्थवादी है। इसकी कार्य पद्धति समाज सेवा की भावना से प्रेरित है। इसमें शोषण का अंत कर सबकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। समाजवादी विचारधारा के उदय के पीछे हीगल की विचारधारा का भी प्रभाव था, जिसमें परम तत्व को एक ही महत्ता देते हुए शेष समस्त जड़ एवं चेतन को एक स्थान पर रखा गया है। लाइबनिज की विचारधारा का भी प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत नंबर 1, स्वप्नलोकी समाजवाद, यूटोपियन सोशलिस्ट, मार्क्स एवं एगिल्स के पूर्व के समाजवादी विचारक सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, विलियम गॉडविन, रॉबर्ट ओवेन आदि स्वप्नलोकी समाजवादी के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रस्तुत समाजवादी विचार कल्पना एवं दया पर आधारित थे। इन विचारकों के पास अपने समाजवादी विचारों को वास्तविक या कार्यरूप देने के लिए कोई व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं था। इसलिए इन विचारकों को स्वप्नलोकी विचारक और इनके समाजवाद को स्वप्नलोकी समाजवाद कहा जाता है। काल्पनिक समाजवादियों ने तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के अन्याय की ओर संकेत किया तथा पूंजीवादी वर्ग से मानवीय एवं नैतिक आधारों पर यह अपील की कि मजदूर वर्ग की दशा सुधारने का प्रयास करें। इस सिद्धांत में हिंसा को महत्व नहीं दिया गया है। आलोचना, उन्होंने समाजवाद को आदर्श व्यवस्था माना, परंतु इसकी स्थापना किस प्रकार और किन पद्धतियों के आधार पर की जाए इसे स्पष्ट नहीं किया।
नंबर 2 फेबियनवाद। फेबियनवाद राजनीतिक दर्शन को इंग्लैंड की विशेष देन है। सिडनी, बेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एच.जी. वेल्स आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। इंग्लैंड में इसकी प्रसिद्धि पाने के पीछे 2 कारण थे। नंबर 1 ब्रिटेन में चूँकि लोकतंत्र आ चुका था, अतः हिंसा से मार्क्सवाद का आना संभव नहीं था। नंबर बी इंग्लैंड में शोषक वर्ग के रूप में भूमिपति ज़्यादा थे। अब केवियनवाद में पूंजीपतियों के साथ-साथ उन्हें भी निशाना बनाया गया है। यह एक विकासवादी सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स की क्रांति की जगह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और वैध उपायों के माध्यम से समाज में क्रमिक रूप से बदलाव की बात करता है। फेबियनवादियों के अनुसार संघर्ष समाज के शोषित लोग पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों के खिलाफ करेंगे, ताकि केवल मजदूरों द्वारा पूंजीपतियों के खिलाफ अतः भूमि और उद्योग पर राज्य का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए ताकि वह लाभ को पूरे समाज में बांट सके और ये बंटवारा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। फेबियनवादियों की समाजवादी योजना के निम्नलिखित प्रमुख पक्ष हैं। उत्पादन उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना और व्यक्तिगत उपभोग की व्यवस्था करना। उद्योगों का संचालन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही किया जाएगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। भुखमरी के विरुद्ध प्रत्येक श्रमिक के जीवन को संरक्षण प्रदान करना। ट्रेड यूनियनों, सहकारिताओं और नगरपालिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समाजवादी सहयोग उपयोग आदि। नंबर 3 समष्टिवाद कलेक्टिविज्म, राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म। फेबियनवाद के स्वरूप जिस विचारधारा का विकास इंग्लैंड के बाहर विभिन्न देशों में हुआ उसे समष्टिवाद या समूहवाद या राज्य समाजवाद कहते हैं। गेटेल के अनुसार राज्य समाजवादी समुदाय का प्रजातांत्रिक आधार पर राजनीतिक संगठन चाहते हैं और राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। इसके अनुसार राज्य का मानव समाज में सर्वोच्च स्थान है। राज्य आवश्यक एवं लाभकारी संस्था है। इस रूप में यह व्यक्तिवाद का विरोधी है। यह राज्य समाजवाद की 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1 यह उत्पत्ति के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण चाहता है। राज्य के द्वारा ही धन की उत्पत्ति और वितरण समाज के लिए कल्याणकारी है। नंबर 2 यह प्रजातांत्रिक रीत से समाजवाद की स्थापना की बात करता है। चूंकि यह अपनी सफलता के लिए शासन के जनतंत्रीकरण की बात करता है, इसीलिए इसे जनतंत्री समाजवाद भी कहते हैं। राज्य समाजवाद के पीछे 2 कारण हैं। नंबर 1 अपने उद्देश्यों की सिद्धि राज्य के द्वारा करना चाहता है। नंबर 2 भूमि एवं उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की जगह राज्य के स्वामित्व की बात करता है। और समष्टिवाद इस कारण कहलाता है कि समाज के समस्त घटकों की परस्पर निर्भरता या सामंजस्यता पर बल देता है, इसीलिए समष्टिवाद कहलाता है। इनका तर्क है कि भूमि तथा खनिज पदार्थ जैसी चीजें प्रकृति की देन है, अतः इनका स्वामी संपूर्ण समाज है। इसी कारण व्यक्तिगत लाभ हेतु पूंजीपतियों द्वारा इनका दोहन एवं कालाबाजारी करना गलत है। राज्य जब भूमि, खनिज तथा उद्योगों को अपने अधीन ले लेगा तो इनके लाभ से सार्वजनिक कार्य करना संभव होगा। स्कूल, अस्पताल आदि जो पूंजीवाद में संभव प्रतीत नहीं होता। राज्य द्वारा बिना मुआवजा या प्रतिफल किए ही पूंजीपतियों से संपत्ति हड़पने के प्रश्न पर केविन की भांति ये भी सहमत नहीं है, क्योंकि इससे पूंजीपति समाज के शत्रु बन जाएंगे। अतः राष्ट्र की स्थिति जैसी भी हो, उनके अनुसार पूंजीपतियों के हित को भी देखते हुए निर्णय लिया जाए। वर्तमान समय में आलोचक इसे एक रूढ़िवादी सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सभी उद्योगों एवं सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया ही जाए, अपितु वास्तव में जनोपयोगी सेवाओं का ही राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य। नंबर 4 श्रेणी समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म। 20वीं सदी में इंग्लैंड में स्थापित एक मध्यमार्गी विचारधारा है जो न ही फेबियनवाद एवं राज्य समाजवाद की भांति अधिक उदार है और न ही श्रमिक संघवाद या श्रमाधिपत्यवाद की भांति अत्यधिक उग्र है। श्रेणी समाजवादी आधुनिक पूंजीवाद के विरुद्ध हैं और वे इसकी आलोचना नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। इनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का सामाजिक हितों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही पूंजीपति को अपनी संपत्ति का प्रयोग सामाजिक हित के लिए करने को विवश नहीं किया जा सकता। श्रेणी समाजवाद का एक विकसित रूप है। इसके 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। नंबर 1 मजदूरी प्रथा का उन्मूलन। नंबर 2 विभिन्न हितों के संघ बनाकर उद्योगों में स्वशासन की स्थापना। इन विचारकों का मानना था कि राज्य के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाली श्रेणियों के माध्यम से समाजवाद को लाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य द्वारा यह संभव नहीं हो पाता कि पूरे राज्य के अंदर सभी वर्गों एवं समूहों के लिए समय-समय पर कल्याणपरक कार्य कर सकें। अतः वे मानते थे कि उद्योगों आदि पर नियंत्रण करते हुए ये श्रेणियां श्रमिकों की मजदूरी को निर्धारित करें, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य व वस्तुओं की उत्कृष्टता का मापदंड निर्धारित करें एवं श्रम संबंधी सभी बातों का निपटारा करें।
उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के साथ ही साथ ये यहाँ तक मानते हैं कि उद्योग एवं व्यवसायों का नियंत्रण एवं संचालन श्रमिकों के हाथ में हो, जिससे वे पूरी तरह स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। ये राज्य के उन्मूलन के पक्ष में नहीं है, अपितु राज्य को बनाए रखने के पक्ष में है, किंतु संसदीय प्रणाली की अवहेलना करते हुए ये राज्य को संपूर्ण प्रभुसत्ता देने की मनाही करते हैं। आलोचना: व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर शासन चलाने की कल्पना करना राष्ट्र हित की दृष्टि से अच्छा नहीं है। साथ ही प्रत्येक उद्योगों का अलग-अलग श्रेणियों द्वारा संचालन होने से राष्ट्र के अंदर एकता का तत्व प्रभावित होगा। नंबर 5, श्रमिक संघवाद या श्रमाधिपत्यवाद से सिंडिकलिज्म। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में जो समाजवादी व्यवस्था आई, वह श्रमिक संघवाद या श्रमाधिपत्यवाद के नाम से जानी जाती है। यह 1945 तक अस्तित्व में रही। इसकी स्थापना फ्रांस में मजदूर आंदोलनों के परिणामस्वरूप हुई। यह सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में पेलाउ पेलॉटियर एवं जॉर्ज सोरेल हैं। इस सिद्धांत पर अराजकतावाद एवं मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। यह हिंसा एवं क्रांति के जरिए शीघ्र समाजवाद लाने का पक्षधर है, इसलिए क्रांतिकारी समाजवाद के अंतर्गत यह विचारधारा आती है। इनकी प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राज्य पूंजीपतियों की संस्था है, अतः राज्य का उन्मूलन होना चाहिए। मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य का अंत करेगा और तभी नवीन समाज की स्थापना होगी। नंबर 2, मार्क्सवाद से प्रेरित होकर श्रमिक संघवादी कहते हैं कि चूंकि श्रमिक ही मूल्य के वास्तविक उत्पादक हैं, अतः उन्हें संपूर्ण उत्पादन का स्वामी होना चाहिए। नंबर 3, अराजकतावाद से प्रेरणा ग्रहण करते हुए श्रमिक संघवादी ये कहते हैं कि भावी समाज में सभी शक्ति श्रम संघों को प्राप्त होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वे श्रमिक वर्ग के प्रभुत्व की बात स्वीकार करते हैं। नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसात्मक साधनों को स्वीकार करते हैं। नंबर 5, संसदीय प्रणाली के साथ ही साथ साम्यवादी शासन व्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि इनका मानना है कि कालांतर में साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही संसदीय व्यवस्था की भांति प्रतिनिधि चुनकर आने लगते हैं। नंबर 6, वर्ग संघर्ष में विश्वास। नंबर 7, जनतंत्र का विरोधी सिद्धांत। नंबर 8, राजनीतिक दलों में भी अविश्वास। श्रमिक संघवाद के साधन। नंबर 1, क्रांतिकारी सिंडिकेट का गठन करना। नंबर 2, प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन के द्वारा व्यवस्था में बदलाव लाना। नंबर 3, हड़ताल, बहिष्कार एवं विध्वंसात्मक गतिविधियों, सैबोटेज आदि का सहारा लेना। श्रमिकों के हितों की दृष्टि से देखा जाए तो इन विचारकों ने प्रशंसनीय कार्य किया, किंतु अतिवादी विचारधारा होने के कारण यह सफल नहीं रही, क्योंकि पूंजीपतियों की संपत्ति नष्ट करने से श्रमिकों के समक्ष भी पूंजी का संकट उत्पन्न होगा। साथ ही समाज का वास्तविक विकास श्रम एवं पूंजी दोनों के समन्वय पर निर्भर करता है, न कि संघर्ष पर। नंबर 6, वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद या साम्यवाद, साइंटिफिक सोशियोलिज्म। स्वप्नलोकी समाजवाद को व्यवस्थित ढंग से सैद्धांतिक रूप देने का प्रयास इस विचारधारा में होता है, जिस पर चलकर एक आदर्श समाज एवं मार्क्सवादी राज्य को प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ पर वर्ग भेद नहीं होगा और समस्त मानव गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद की पराकाष्ठा पर जब श्रमिक शोषण मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद की पराकाष्ठा पर जब श्रमिक शोषण उच्चतम बिंदु पर होगा, ऐसी दशा में श्रमिक वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य के साधनों पर अपना नियंत्रण करेगा, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही कहा है। ये एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी जब तक कि सर्वहारा राज्य के उन्हीं दमनकारी साधनों का जिससे उसका दमन होता रहा, समस्त शोषक वर्ग का समूल दमन न कर ले। इसके उपरांत एक वर्ग विहीन समाज की उत्पत्ति होगी, जिसमें सभी लोग शरीर होंगे और इस व्यवस्था में सर्वहारा की तानाशाही एवं राज्य का भी स्वयं ही अंत हो जाएगा। समीक्षा: सिद्धांत के रूप में बेहतर जरूर दिखता है, किंतु क्रांति को महत्ता देने के कारण वर्तमान जनतंत्री दौर में यह सिद्धांत उचित नहीं है। साथ ही जिन देशों में भी साम्यवादी व्यवस्थाएं आईं, पूर्व सोवियत संघ एवं चीन, तानाशाही दलीय अधिनायक तंत्र एवं व्यक्ति केंद्रित अधिनायक तंत्र के रूप में बाद के वर्षों में भी मौजूद है। नंबर 7, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समाज का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से हो एवं समाजवाद को क्रमिक रूप से धीरे-धीरे लोकतांत्रिक तरीके से पाने वाला सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। यह विकासवादी मान्यताओं को मानता है। वस्तुतः यह स्वप्नलोकी समाजवादी सिद्धांत की ही व्यवहार में सिद्धि है, जो समाजवाद की स्थापना वैधानिक साधनों से करना चाहता है। विशेषताएं: स्वार्थी व्यक्तिवाद का विरोध एवं समानता की समाज की प्रधानता, प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वंदिता के स्थान पर सहकारिता को महत्व, लोकतंत्र के आधार को सोशल इकोनॉमिक बनाने की बात, उत्पादन एवं वितरण के मुख्य साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, किंतु साथ ही नियंत्रित एवं
सीमित व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा की भी बात करता है। मानवीय मूल्यों को महत्व एवं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपने को विकसित करने का समान अवसर, समानता के साथ ही सकारात्मक स्वतंत्रता को भी मानता है। कमियाँ उत्पादन के प्रोत्साहन में कमी क्योंकि प्रतियोगिता का अभाव है। इसका रूप केवल भौतिकवादी है, आध्यात्मिकता में कमी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी पूरी तरह पोषण नहीं करता। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद, कार्यान्वयन, प्रगति एवं समीक्षा। भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रवेश राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही हो गया था। राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ-साथ समतायुक्त एवं न्याययुक्त समाज की स्थापना करना भी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि नेहरू जानते थे कि भारत की संस्कृति में शुद्ध रूप में मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद नहीं पनप सकते। नेहरू एक ओर गरीबी तो दूसरी ओर पूंजीवादी शोषण एवं साम्यवाद के सर्वाधिकारवादी शासन को दोनों को समझते हुए, महसूस करते हुए ऐसा निर्णय लिया कि देश की समस्याओं से निकलने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को लाना ही बेहतर होगा। इससे एक तरफ जहां नेहरू की मार्क्सवादी दृष्टि भी संतुष्ट हुई नहीं कि दूसरी तरफ देश को हिंसात्मक क्रांति से भी बचाया जा सकता था। आजादी के उपरांत जमींदारी उन्मूलन, अनेक उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रेमविपास की समाप्ति, 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से पाने का प्रयास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करके पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा एवं वैज्ञानिक संगठनों का प्रयोग करते हुए कृषि एवं उद्योगों को बढ़ावा देते हुए हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को पाने का प्रयास किया गया। साथ ही संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा भी ग्राम पंचायतों व नगर पंचायतों तक के स्तर के लोकतांत्रिक समाजवाद को पाने का प्रयास किया जा रहा है। नई उभरती स्थिति 1991 की नई औद्योगिक नीति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की संरचना एवं दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने लगे। इस क्रम में निजी एवं विदेशी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलना, विनिवेशीकरण, उद्योगों का सरकारी नियंत्रण को कम करना, सहकारिता के स्थान पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में निजी तथा विदेशी भागीदारी के लिए खोला गया है। परंतु इन विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य समाजवादी लक्ष्य से विचलित होना नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों एवं और आवश्यकताओं के अनुसार उसे नए परिप्रेक्ष्य और नए तरीके से प्राप्ति का प्रयास करना है। इसका उद्देश्य सरकारी घाटे को कम कर प्रतियोगिता के माध्यम से गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाना, देश की आय को बढ़ाना, रोजगार के नए क्षेत्रों का सृजन करना, व्यक्ति को उत्पादन में अधिकाधिक सहभागी बनाना, उपभोक्ताओं की कम कीमत पर उन्नत वस्तुएं उपलब्ध कराना तथा विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत दिए जाने वाले तर्कों को कार्यरूप प्रदान करना है। स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। समाजवाद और मार्क्सवाद में समानताएं व असमानताएं। समानताएं, इन दोनों में समानता के बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रगति की जगह समाज को अधिक महत्ता देना। नंबर 2, दोनों में मानव मात्र से प्रेम की बात की गई है एवं वर्ग, जाति, वर्ण आदि के भेदों का त्याग किया गया है। नंबर 3, राजनीति की जगह सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराने पर जोर देते हैं। नंबर 4, अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति का प्रयास करना। नंबर 5, पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न दुष्परिणामों से जनता को मुक्त कराना। मार्क्सवाद और समाजवाद में अंतर। मार्क्सवाद और समाजवाद मान्यता। मार्क्सवाद यह सुनिश्चित मान्यता पर आधारित है कि मानव इतिहास का भावी रूप क्या होगा। समाजवाद की प्रवृत्ति नैतिक है। समाजवाद का लक्ष्य यह बताता है कि मानव इतिहास को कैसा होना चाहिए। माध्यम, हिंसात्मक माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन। समाजवाद शांतिपूर्ण साधनों से व्यवस्था परिवर्तन। परिवर्तन, पूंजीवाद की समाप्ति। मार्क्सवाद पूंजीवाद की समाप्ति पर बल। परिवर्तन, पूंजीवाद की प्रकृति में परिवर्तन पर बल। वर्ग संघर्ष में विश्वास, वर्ग सहयोग एवं सामंजस्य में विश्वास। राज्य का अस्तित्व, राज्य शोषण का माध्यम है अतः उसे समाप्त कर देना चाहिए। राज्य शोषण का यंत्र न होकर जन कल्याण का उपकरण है अतः उसका अस्तित्व होना चाहिए। राज्य की प्रकृति, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण एक विशेष वर्ग द्वारा होता है। यह पूंजीपतियों के हाथ में एक ऐसा प्रभुता संबंधी उपकरण है जिसका उपयोग वह सामान्य जनता के शोषण और अत्याचार के लिए करता है। समाजवादियों के अनुसार राज्य के पास इतनी क्षमता है कि वह समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण कर सकता है। तानाशाही, मजदूर वर्ग सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्वीकार करता है। किसी भी प्रकार की तानाशाही स्वीकार नहीं है।
कर्म एवं पुरस्कार। योग्यतानुसार काम और आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक की बात करता है। योग्यतानुसार काम और कर्म के अनुसार पारिश्रमिक पाने की बात स्वीकार करता है। स्वामित्व। मार्क्सवाद वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के साथ-साथ वितरण और उपभोग पर नियंत्रण की बात करता है। समाजवाद केवल उत्पादन की मुख्य साधनों पर समाज के स्वामित्व की बात करता है। वो वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण और उपभोग पर बल नहीं देता है। धर्म। धर्म अफ़ीम है ये मार्क्सवाद के अनुसार धर्म अफ़ीम है, ये मानव को कार्य करने की प्रेरणा न देकर भाग्यवादी बना देता है। धर्म के कारण व्यक्ति में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। धर्म समाज में अन्याय और शोषण को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। अतः धर्म त्याज्य है, उसे मानव जीवन से बहिष्कृत कर देना चाहिए। समाजवाद। समाजवाद धर्म को व्यक्ति के व्यक्तिगत पक्ष पर के रूप में स्वीकार करता है। ये धर्म का निषेध नहीं करता, परंतु ऐसे धार्मिक कृत्य जिनसे सामाजिक सामंजस्य एवं व्यवस्था को खतरा हो, उनके नियंत्रण एवं समाप्ति की बात करता है। मार्क्सवाद। मार्क्सवाद समाजवाद का वह रूप है जिसे कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 में प्रस्तुत किया था। मार्क्सवाद समाजवाद का वह रूप है जिसे कार्ल मार्क्स 1818-1883 ने प्रस्तुत किया था। समाजवाद के इस मार्क्सवादी रूप को वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है। इसमें उन परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन है जिनके माध्यम से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यहाँ मार्क्सवाद एक ऐसी वैकल्पिक विचारधारा है जो मानव समाज को इतिहास व भौतिकवाद के माध्यम से समझने का प्रयत्न करता है और इसी आधार पर नए समाज का निर्माण करना चाहता है। मार्क्स समाज को रूपांतरित कर एक नए मानवोचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। मार्क्स के विचारों का स्रोत। मार्क्स के विचारों पर हीगल के द्वंद्ववाद, फायरबाख के भौतिकवाद, एडम स्मिथ व रिकार्डो के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सेंट साइमन के वर्ग संघर्ष तथा चार्ल्स फूरियन तथा प्रोधा आदि के विचारधाराओं का प्रभाव था। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। कार्ल मार्क्स की विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के साम्यवादी चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवाद इस जगत, प्रकृति व समाज के भीतर होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में 2 शब्द हैं। नंबर 1, द्वंद्वात्मक, इसके जरिए सृष्टि की प्रकाश की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, और भौतिकवाद, इसके अनुसार सृष्टि का मूल तत्व भौतिक है। साथ ही मार्क्स ने यह भी माना कि जड़ तत्व में गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, संबद्धता, विरोधी तत्व का संगम आदि गुण हैं। मार्क्स ने इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया था। द्वंद्वात्मक नियम के अनुसार विकास की प्रक्रिया के 3 अंग हैं: वाद, प्रतिवाद एंड संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ये विकास लगातार उन्नत अवस्था की ओर होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 प्रमुख नियम हैं। नंबर का एकता का नियम तथा विपरीत में संघर्ष, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में 2 विपरीत चीजों में हमेशा एकता होती है और ये विरोधी चीजें सदा एक दूसरे से संघर्ष में लगी रहती हैं। इस नियम के अनुसार परिवर्तन क्यों शुरू होता है, इसकी व्याख्या की जाती है। नंबर का मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतर का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा में लगातार परिवर्तन आने से एक समय के बाद वस्तु के स्वरूप अचानक परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये गुणात्मक परिवर्तन मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का सूचक है। इससे अचानक व तीव्र परिवर्तन की व्याख्या होती है। नंबर का निषेध का नियम। निषेध का निषेध। भौतिक जगत में पुरानी चीजों की समाप्ति और नई चीजों का आगमन निषेध का निषेध कहलाता है। प्राकृतिक जगत का विकास इसी प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। हमारे समाज में भी आदिम समुदाय को दास समाज के में बदल दिया। बाद में दास समाज को सामंतवाद ने बदल दिया, और बाद में पूंजीवाद भी आने वाले साम्यवाद द्वारा बदल दिया जाएगा। यहाँ सामंतवाद दास व्यवस्था का निषेध है और पूंजीवाद सामंतवाद का निषेध है। दार्शनिक संदर्भ में जिस प्रकार प्रतिवादवाद का निषेध है, उसी प्रकार संवाद प्रतिवाद का निषेध है। ये परिवर्तन विकासात्मक है। द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबद्ध एवं परस्पर निर्भर हैं। इसके अनुसार प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। नंबर 2, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऐतिहासिक भौतिकवाद
सामाजिक संदर्भ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रियात्मक रूप है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास के निम्न चरणों का उल्लेख करते हैं। आदिम समाज, गुलाम समाज, सामंती समाज, बुर्जुआ समाज तथा अंततः भविष्यवर्ती वर्गहीन समाज क्रमशः आते हैं। ये भविष्यवर्ती वर्गहीन समाज की अवस्था ही मानव प्रगति की चरम सीमा हुई। किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के साथ ही स्वयं समाज का स्वरूप भी बदल जाता है तथा इससे एक नवीन सामाजिक व्यवस्था जन्म लेती है, परंतु यहाँ इसका तात्पर्य ये नहीं है कि साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, कानून आदि अन्य तत्व समाज की प्रगति में कोई भूमिका नहीं निभाते। यहाँ अन्य तत्वों की भूमिका आर्थिक तत्व के साथ जुड़ी रहती है और उनके अधीनस्थ के रूप में सक्रिय होती है। 3 वर्ग क्लास वर्ग से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। मार्क्स ने वर्ग की महत्वपूर्ण एवं विशद व्याख्या कैपिटल 1894 के तीसरे भाग में की है। वर्ग व्यक्तियों को उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हों और जिसके साधारण हित एक एक हो। मार्क्स के अनुसार वर्ग पूंजीवादी समाज की एक अद्वितीय विशेषता है। यही कारण था कि मार्क्स ने पूंजीवाद समाज के अलावा किसी अन्य तरह के समाज में वर्ग संरचना तथा वर्ग संबंधों का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग को मानकर चलता है, जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। मार्क्स और एंजिल्स स्पष्ट कहते हैं कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, वे मजदूरों का आर्थिक शोषण करते हैं। वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार। मार्क्सवादी संदर्भ में किसी भी वर्ग निर्धारण के दो मुख्य आधार हैं। नंबर 1 वस्तुपरक आधार और नंबर 2 व्यक्तिपरक आधार। परिभाषा किसी भी वर्ग में सदस्यों के उत्पादन साधनों से न केवल परिभाषा किसी भी वर्ग में सदस्यों के उत्पादन साधनों से न केवल एक से संबंधित होते हैं वस्तुपरक आधार, अपितु उनमें इस बात की भी जागरूकता भी पाई जाती है कि वे एक ही वर्ग के सदस्य हैं और उनके हित समान हैं। इस संदर्भ में मार्क्स का एक कथन प्रसिद्ध है, वर्ग का अपने आप में वर्ग होना भी पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे एक सचेत वर्ग होना चाहिए। ये वर्ग चेतना किसी भी वर्ग के सदस्यों की सामाजिक क्रिया हेतु संगठित करने का आधार बन जाती है। अपने वर्ग हितों की पूर्ति के लिए संगठित प्रयास करने की ये वर्ग चेतना मार्क्स के शब्दों में सही वर्ग चेतना क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ है। सही वर्ग चेतना है। वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स के पहले एक अन्य समाजवादी सेंट साइमन ने किया था। साइमन के अनुसार पूरे मानव इतिहास में सामाजिक वर्गों के मध्य संघर्ष होता रहा है। मार्क्स का कहना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी इतिहास के सभी चरणों में वर्ग संघर्ष होते रहे हैं और यही वर्ग संघर्ष समाज का केंद्रीय हिस्सा रहा है। वह समाज का संचालन व निर्धारण इसी संघर्ष के जरिए होता रहा है। दास व्यवस्था के अंतर्गत दास और स्वामी के बीच, सामंती व्यवस्था के भीतर भूमिहीनों और सामंतों के बीच, पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर श्रमिक और पूंजीपति के बीच संघर्ष है। संघर्ष क्यों? वर्गीय हितों के विरोध के कारण संघर्ष होता है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद के दौरान वर्गीय हितों में विरोध चरम पर पहुंच जाता है। यह वर्ग संघर्ष अपरिहार्य कर देता है। पूंजीवादी समाज में दो वर्ग प्रमुख हैं, पूंजीपति जिसका पूंजी के साधनों पर नियंत्रण है और श्रमिक जिसके पास केवल श्रम है, जिसे बेचकर वह अपनी जीविका चला सकता है। हालांकि श्रमिकों का अपनी इच्छा से श्रम बेचने का कानूनी अधिकार है, पर उसके पास उत्पादन के साधन नहीं होने के कारण वह पूंजीपति पर निर्भर रहता है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद के दौरान श्रमिकों का शोषण चरम पर होता है। इस समय फैक्ट्री सिस्टम पर आधारित काम होने के कारण श्रमिकों में एकता की चेतना आ जाती है और ये श्रमिक अपने आप को एक सचेत वर्ग के रूप में तैयार कर लेते हैं जो पूंजीपतियों से संघर्ष करे। मार्क्स का कहना है कि इस संघर्ष में पूंजीपतियों की हार निश्चित है और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की स्थापना तय है। मार्क्स का कहना है कि इसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने विनाश क्रांति वर्ग संघर्ष का बीज रखता है, क्योंकि नंबर 1 पूंजीवाद में व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से उत्पादन किया जाता है। यह मुनाफे पर आधारित आर्थिक व्यवस्था है जो विषमता को बढ़ावा देता है। नंबर 2 पूंजीवाद में विशाल उत्पादन और एकाधिकार की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 3 पूंजीवाद आर्थिक संकटों का जन्म जाता है। नंबर 4 पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों के साथ चला आता है। नंबर 5 पूंजीवाद श्रमिकों की एकता में सहायक है। नंबर 6 ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्म जाता है। नंबर 6 मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष के कारण समाज में वस्तुनिष्ठ रूप से निहित है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय रूप देते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। नंबर 4 आंतरिक मूल्य सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूंजीवाद की आलोचना का प्रमुख मार्क्सवादी आधार है। श्रमिक द्वारा उत्पादन में निवेश किए गए श्रम के मूल्य प्राकृतिक मूल्य से
श्रमिक को जितना कम मूल्य मिलता है, उसी कमी को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। मार्क्स के अनुसार ये अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है, जो पूंजीपतियों की जेब में जाता है। अतः न्याय की यह मांग है कि अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को ही प्राप्त होना चाहिए। मार्क्स पूंजीवादी के दौरान वर्ग संघर्ष, पूंजीपति व मजदूर के मध्य का मुख्य कारण अतिरिक्त मूल्य मानते हैं। श्रमिकों को कम मजदूरी मिलने का कारण असमान आर्थिक परिस्थितियां तथा उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का नहीं होना है। पूंजीपति बाजार में टिके रहने के लिए वस्तु की कीमत में कमी लाने के लिए मजदूरों में कमी लाता है। इससे भी मजदूरों को नुकसान होता है। अतिरिक्त मूल्य इक्वल टू श्रम का प्राकृतिक मूल्य, वास्तविक मूल्य इक्वल टू श्रम को दिया गया मूल्य, पारिश्रमिक। नंबर 5, क्रांति क्या, क्यों और कैसे? समाज में गुणात्मक परिवर्तन अर्थात समाज के सभी पक्षों में परिवर्तन क्रांति कहलाता है। और ये क्रांति के उपरांत पहले वाली व्यवस्था समाप्त हो जाती है और नई व्यवस्था आ जाती है। यह परिवर्तन हिंसात्मक तरीके से होता है। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। क्रांति के कारण उत्पन्न विधा, उत्पादन संबंध या उत्पादन के संबंध में क्रांति के कारण उत्पादन विधा, उत्पादन संबंध या उत्पादन के साधन में निहित है। क्रांति का वस्तुनिष्ठ कारण समाज में ही निहित है। साम्यवादी क्रांति में पूंजीपतियों के विरुद्ध सारे मजदूर संघर्ष करते हैं। इस क्रांति के बाद पूंजीवाद की समाप्ति और साम्यवाद आ जाएगा। मार्क्स की मानता है कि साम्यवादी क्रांति पूंजीवाद के सर्वोत्कर्ष वाले देश ब्रिटेन में होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 1881 में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में पूंजीवाद की जड़ें सबसे मजबूत रही हैं, पर वहां मजदूरों की स्थिति में सुधार करके क्रांति को टाल दिया गया है। दरअसल आगे चलकर मार्क्स ने अपने चिंतन में परिवर्तन किया और क्रांति के अन्य रास्ते को भी अपने चिंतन में समाहित किया। उनके अनुसार समाजवाद की दिशा में संक्रमण किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप ही हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया, जहाँ समाजवाद की दिशा में संक्रमण अधिक शांतिपूर्ण हो सकता था। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी क्रांति ही वास्तविक क्रांति है। क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक आर्थिक शक्ति सर्वहारा के हाथों में आ जाती है और बुर्जुआ लोकतंत्र के स्थान पर सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाती है। इस व्यवस्था के दौरान सर्वहारा वर्ग उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करके सभी नागरिकों को समाज में समान भागीदार बना देता है। नंबर 6, परायेपन, परकीयपन या अलगावपन, एलिनेशन। हालांकि परायापन मार्क्स की शुरुआती कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 का प्रधान विषय रहा है, पर 20वीं सदी के तीसरे दशक में जाकर ही इस पर लोगों का ध्यान गया, और तब से इसका महत्व काफी बढ़ गया है और इसने मार्क्सवाद को नई दिशा दी। इस पांडुलिपि में परायेपन के जरिए मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना की है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अंतर्गत समझ के परायेपन के 4 स्तरों की पहचान की है। नंबर का, श्रमिक अपने उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है, कारण उसका काम उसे रचनात्मक कार्य का संतोष नहीं देता। नंबर का, श्रमिक प्रकृति से पराया हो जाता है, कारण कल कारखाने में लगातार काम करने से का अपने समधर्मी मजदूरों से भी पराया हो जाता है, कारण काम के लिए मजदूरों में तीव्र प्रतिस्पर्धा। नंबर का, श्रमिक अपने आप से भी पराया हो जाता है, कारण मनुष्य पूंजीवाद जन्य व्यवस्थाओं से जकड़ा पाता है और साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। मार्क्स के अनुसार श्रमिक एक ही समय इनमें से एक या एक अधिक स्तरों पर परायापन महसूस कर सकता है। यहाँ पूंजीपति का भी परायापन होता है, क्योंकि वह भी संपत्ति की तानाशाही का गुलाम हो जाता है। परायापन की समाप्ति साम्यवाद के जरिए ही संभव है, अर्थात संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। परायापन के सिद्धांत के महत्व बढ़ जाने से मार्क्सवाद में गैर आर्थिक तत्वों पर विस्तार से और स्वतंत्र अध्ययन शुरू हो गया। मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास जारी है। नंबर 7, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र या तानाशाही समाजवाद। पूंजीवाद के उन्मूलन के बाद व साम्यवाद के आगमन से पूर्व एक अंतरिम अवस्था के तौर पर सर्वहारा का अधिनायक तंत्र आएगा। इसकी विशेषताएं: नंबर 1, राज्य सत्ता पर सर्वहारा का अधिनायकी अधिकार। नंबर 2, तानाशाही सरकार पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करेगा और उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। नंबर 3, उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण। नंबर 4, नियोजित उत्पादन। नंबर 5, योग्यता अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन के आधार पर वितरण। नंबर 6, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। नंबर 8, वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स को यह विश्वास था कि जैसे ही बुर्जुआ वर्ग पूरी तरह नष्ट होगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा और एक ऐसे समाज का उदय होगा जिसमें न तो राज्य होगा और न कोई वर्ग। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और अपनी आवश्यकता अनुसार पाएगा। मार्क्स का ऐसा मानना है कि इस सामाजिक स्थिति में उत्पन्न व्यक्ति स्वाभाविक रूप से समाज के सामान्य हितों के अनुरूप अपने हितों को समायोजित करेगा। साम्यवाद की विशेषताएं: समाजवाद की संक्रमणकालीन व्यवस्था के बाद साम्यवाद की स्थापना होगी। इस आदर्श व्यवस्था की
विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यह अपरिहार्य ऐतिहासिक चरण है। नंबर 2 वर्गहीन एवं राज्यविहीन समाज। नंबर 3 संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व। नंबर 4 योग्यतानुसार कार्य एवं आवश्यकतानुसार प्राप्ति। ये विशेषता मार्क्सवाद को समाजवाद से अलग करती है। नंबर 5 धर्म त्याज्य है। मार्क्स धर्म को अफीम कहता है। नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास। कारण वर्ग चेतना पर मार्क्स ने जोर दिया। राष्ट्र देश स्थान से सीमित नहीं। नंबर 7 प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास, सबों के स्वतंत्र विकास की शर्त पर। नंबर 8 परायेपन से मुक्ति। नंबर 9 समाज में निहित आंतरिक विरोधाभासों की समाप्ति। राज्य की मार्क्सवादी व्याख्या। विशेषताएं। नंबर का राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब समाज का वर्गीय विभाजन होता है। नंबर खा राज्य वर्ग शासन का एक उपकरण है। नंबर का जब समाज वर्गविहीन हो जाता है तब राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्स 19वीं सदी के दार्शनिक हैं। ये ऐसे समय में अपनी बातें कह रहे थे जब पूंजीवाद पूरे तौर पर विकसित हो चुका था और साथ ही उसकी खामियां उजागर होने लगी थी। मार्क्स के विश्लेषण का एक प्रमुख अंश पूंजीवाद की आलोचना है। वे पूंजीवाद की आलोचना कई आधारों पर करते हैं। नंबर 1 अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। पूंजीवाद में मजदूरों के श्रम के फल को पूंजीपति हड़प लेते हैं। नंबर 2 पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधाभास। उत्पादन प्रणाली सामूहिक मजदूरों व पूंजीपतियों के परस्पर निर्भरता पर आधारित है, जबकि उत्पादन के वितरण निजी पूंजीपतियों की इच्छा पर होता है। नंबर 3 पूंजीवादी समाज में तीव्र असमानता है। नंबर 4 पूंजीवाद में आर्थिक संकट अनिवार्य है। नंबर 5 परायेपन के सिद्धांत। मार्क्स के साम्यवाद एवं समाजवाद के बीच अंतर। नंबर का मार्क्स के अनुसार साम्यवाद के पूर्व तक अंतरिम चरण के रूप में समाजवाद आता है। नंबर का साम्यवाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मिलेंगी, क्योंकि तब उत्पादन पूरे पैमाने पर होगा। समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा और उसे अपने काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। अंतर के लिए समाजवाद से संबंधित बात करें। मार्क्सवाद की आलोचना। नंबर 1 विश्व का मूल तत्व भौतिक पदार्थ है। यह अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। नंबर 2 मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत के आधार पर साम्यवाद की अवश्यंभावी चरण की परिकल्पना की है। इसे विश्वव्यापी सिद्धांत के रूप में माना है। इन दोनों बातों में असहमति है। नंबर 3 मार्क्स ने भौतिक जगत के लिए बनाए गए सिद्धांत को समाज में लागू कर दिया। इसे पूरे तौर पर सही नहीं माना जा सकता। नंबर 4 समाज को केवल वर्गीय आधार पर नहीं समझा जा सकता। साथ ही समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। वर्तमान जटिल औद्योगिक समाज में 2 से अधिक वर्ग सक्रिय हैं। नंबर 5 समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी नहीं है। नंबर 6 औद्योगिक समाज में मध्य वर्ग क्रमशः मजबूत होता गया है, जबकि मार्क्स ने इस वर्ग की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी। नंबर 7 मार्क्स साधन की पवित्रता पर ध्यान नहीं देता है। नंबर 8 मार्क्सवाद में संक्रमणशील तानाशाही वस्तुतः सर्वहारा का नहीं बल्कि मध्य वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है। नंबर 9 साम्यवादी व्यवस्था में राज्य सत्ता के अभाव में अराजकता फैल जाएगी। नंबर 10 यह धारणा कि राज्य अनिवार्य रूप से शोषण का उपकरण है, गलत है। राज्य कल्याणकारी भी हो सकता है। नंबर 9 हिंसा आदि पर जोर देने से नैतिकता की समस्या होती है। नंबर 10, 11, 12 नंबर 12 वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है जो एक तरफ कंपनी का कर्मचारी है, दूसरी तरफ कंपनी का शेयरधारक भी है। ऐसे में वह किसके खिलाफ संघर्ष करे? मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। नंबर 1 मार्क्स एक गहन मानवतावादी हैं। मानवतावादी मूल्य का महत्व सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। दूसरा है मार्क्स ने अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद बनाया है। इसको लेकर विवाद हो सकता है कि मार्क्सवाद कितना वैज्ञानिक है और उसका निष्कर्ष कितना सही है, पर यह तो कहा ही जा सकता है कि उन्होंने इस समाज को प्रेक्षण एवं परीक्षण के जरिए समझने की कोशिश की थी। प्रेक्षण व परीक्षण का उपकरण किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3 समाज को समझने के लिए एक नया तरीका दिया। उन्होंने समाज को आर्थिक आधारों पर समझने की दृष्टि दी। नंबर 4 मार्क्स की प्रैक्टिस की अवधारणा काफ़ी अधिक प्रासंगिक है। नंबर 5 क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन का प्रतिपादन। नंबर 5 क्रियात्मक व्यावहारिक दर्शन का प्रतिपादन। नंबर 6 परायेपन की अवधारणा ने मार्क्सवादी चिंतन के आयाम को सकारात्मक दिशा में प्रस्तुत कर दिया है। नंबर 7 मार्क्सवादी विचारधारा में गद्यात्मकता है और इस पर लगातार बहस हो रही है ताकि इसे समकालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक बनाया जा सके। नंबर 8 मार्क्सवाद के दबाव में पूंजीवादी सरकारों ने मजदूर के हितों की रक्षा के लिए कानून व अन्य उपाय अपनाए। नंबर 9 मार्क्सवाद के दबाव में उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को अपनाया। 10वां मार्क्सवाद एक प्रगतिवादी दर्शन है जिसका मुख्य संदेश यह है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था में निहित हैं और वहीं उसके निवारण के उपाय ढूंढने चाहिए।
नंबर 11, यह सही है कि शोषण के मूल में आर्थिक असमानता प्रमुख कारण है। मार्क्स ने प्रभावशाली तरीके से इस पर प्रकाश डाला है। नंबर 12, मार्क्सवाद ने पूंजीवाद और समाजवाद के अंतर संबंधों को स्पष्ट किया है। नंबर 13, पूंजीवाद में संकट का दौर आता है, ये तथ्य है। इसकी ओर मार्क्स ने प्रकाश डाला है। प्रमुख मार्क्सवादी विचारक लेनिन। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को रूसी समाज के अनुकूल बनाने के लिए मार्क्सवाद की नई व्याख्या दी। लेनिन द्वारा किए गए कुछ विशेष परिवर्तन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्रांति का आधार। मार्क्स मजदूर पूंजीपति के विरुद्ध, लेनिन सैनिक, किसान और मजदूर पूंजीपतियों के विरुद्ध। नंबर का क्रांति का नेतृत्व। मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना युक्त संगठित सर्वहारा वर्ग। लेनिन एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रांतिकारी समूह। व्यवहार के स्तर पर एक समूह रूस का साम्यवादी दल था। नंबर का विचारधारा का उपयोग। मार्क्स मतवाद की जरूरत नहीं। लेनिन मतवाद दो तरह का होता है, बुर्जुआ मतवाद और समाजवादी मतवाद। उसका विचार था कि वर्ग चेतना के प्रसार के लिए समाजवादी मतवाद का प्रचार जरूरी है। नंबर का अल्प विकसित देशों की भूमिका। मार्क्स पूंजीवादी देश में वर्ग भेद पूंजीपति बनाम श्रमिक। पूंजीवाद का विनाश मजदूरों की क्रांति के द्वारा। लेनिन पूंजीवादी शोषण चक्र की समाप्ति के लिए औपनिवेशिक राष्ट्रजन की क्रांति के द्वारा। नंबर इंडिया। मार्क्स क्रांति के बाद भूमि पर स्वराज्य का स्वामित्व। लेनिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे रूस के अधिकांश किसानों के क्रांति विरोधी हो जाने का खतरा। माओ से तुंग के विचार। माओ का मार्क्सवाद। लेनिन बाद में गहरी आस्था पर इसे चीनी समाज के अनुरूप बनाया। मार्क्स व एंगल्स। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र एक अल्पस्थायी होगी क्योंकि इसकी स्थापना के बाद राज्य के लुप्त होने में ज्यादा देर नहीं लगती। परंतु माओ ने यह अनुभव किया कि जब सर्वहारा वर्ग सत्ता संभाल लेगा तब भी वर्ग संघर्ष एक ऐसे वस्तुपरक नियम के रूप में चलता रहेगा जिस पर मनुष्य का वश नहीं होता, वो केवल उसका रूप बदल जाएगा। माओ ने यह तर्क दिया कि आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने पर भी समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो सकेगी, अर्थात उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाना सच्चे अर्थों में समाजवाद के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक और वैचारिक मोर्चों पर भी समाजवादी क्रांति जरूरी होगी और उसमें लंबा समय लगेगा। तात्पर्य है कि सर्वहारा का अधिनायक तंत्र अनिश्चित काल तक बना रहेगा और तब तक सर्वहारा की अग्रपंक्ति के रूप में साम्यवादी दल को भी बने रहना है। माओ की दृष्टि में साम्यवाद मूलतः उत्पादनकारी प्रक्रिया का सामूहिकीकरण तथा निजी संपत्ति का उन्मूलन था। फ्रैंकफर्ट स्कूल आधुनिक मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण विचार संप्रदाय। इस संप्रदाय के विचारकों ने प्रभुत्व और विमुक्ति के द्वंद्ववाद पर मार्क्सवाद का ध्यान केंद्रित करता है। इन विचारकों ने मोटे तौर पर पूंजीवादी व्यवस्था के दो स्तरों पर विश्लेषण किया है, तकनीकी तंत्री प्रभुत्व और आर्थिक शोषण। ये विचारक मानव की स्वतंत्रता के लिए न केवल पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं चाहते, बल्कि ये तकनीक तंत्र को भी श्रम प्रक्रिया के अमानवीकरण का स्रोत मानकर उससे मुक्ति की मांग करते हैं। इस मामले में उनकी प्रेरणा के स्रोत रूसों और सौंदर्यवादी लेखकों, कलाकारों एवं चित्रकारों की कृतियां हैं जो मनुष्य को चिमनियों के धुएं के घुटन भरे वातावरण, भाग-दौड़ और आपाधापी से निकलकर प्रकृति की गोद में जाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।